आज हमारा टॉपिक है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बच्चों जानते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं जैसे कोयला या पेट्रोलियम या इन सब के जो नुकसान या इन सब के जो डिसएडवांटेजेस हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं उसको देखते हुए फ्यूल सेल एक नया कंसेप्ट है जिससे हम एनर्जी जो है वो बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, हमने इससे पहले सेल्स इसके साथ, क्योंकि फ्यूल के साथ सेल जुड़ गया है, तो फ्यूल के साथ सेल जुड़ गया मतलब फ्यूल जो हमको एनर्जी दे रहा है उसको सेल के जैसा बिहेव कराना है। और सेल जब हम सेल के जैसा बिहेव कराएंगे तो उससे उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूल सेल का कंसेप्ट क्या हुआ, द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। सो द सेल which convert chemical energy of a fuel into electrical energy। अब कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जिसकी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, C3H8 यानी प्रोपेन, यानी लाइटर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन, इसके साथ हम ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और इनके कंबशन से, कंबशन है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, तो इनके कंबशन से या इनके साथ इनकी केमिकल रिएक्शन से जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल डिवाइसेस जैसे बॉयलर है, टरबाइंस है, मतलब इन सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इसमें हम डायरेक्टली इन दोनों के कांटेक्ट में एक एनोड पर लेंगे, एक कैथोड पर लेंगे, और डायरेक्टली उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं। एक पूरे सेटअप जैसे हमारा ट्रेडिशनल प्लांट में होता है, टरबाइंस होती हैं या बॉयलर्स होते हैं, तो उस टाइप का सेटअप इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। अब फ्यूल सेल का एक एग्जांपल हम देखते हैं, बेकन सेल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेकन सेल कहते हैं। और यहाँ पर जो वाटर की प्रोडक्शन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ H2 प्लस O2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। H2 और O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 2। तो इस रिएक्शन में, इस फ्यूल सेल की ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या है, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। और इस रिएक्शन को होते समय इसमें केमिकल एनर्जी जो है, इसकी जो केमिकल एनर्जी है, बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक क्लोज कंटेनर के अंदर बीच में एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट, पोरस इलेक्ट्रोलाइट लेना है ताकि यहाँ से गैस जो है वो पास हो सके और इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आ सके। लेफ्ट साइड में हम एनोड लेंगे और राइट साइड में हम कैथोड। अब एनोड की साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लेफ्ट साइड से, एनोड के साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे
और ऐसे ही कैथोड की साइड से हम ऑक्सीजन गैस पास कराएंगे जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है। क्योंकि एक केमिकल सेल के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो 2 साइड से जो घिरा हुआ है वो पोरस इलेक्ट्रोड हैं, और पोरस इलेक्ट्रोड की वजह से हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लेंगे KOH। तो ये जो पोरस इलेक्ट्रोड हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पोर्स होने की वजह से KOH के साथ क्या कराएंगे, कंबाइन करेंगे। पोरस इलेक्ट्रोड हो गया। तो देखा हमने कैसा हमारा सेटअप है। सबसे पहले एक क्लोज कंटेनर लेना है, क्योंकि गैसेस को हमें पास कराना है तो उसमें क्लोज कंटेनर होना चाहिए। तो क्लोज कंटेनर के अंदर लेफ़्ट साइड में एनोड लेना है और राइट साइड में कैथोड लेना है। लेफ़्ट साइड की तरफ से हमें हाइड्रोजन गैस पास करानी है और राइट साइड की तरफ से हमें ऑक्सीजन गैस पास करानी है। एक पोरस प्लेट्स इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हमें यहाँ पर सेटअप करना है, और उस 2 पोरस प्लेटों के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, और यहाँ हम कौन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, KOH इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को बबल्ड किया जाता है KOH इलेक्ट्रोलाइट पर, तो एनोड और कैथोड पर कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, KOH के कांटेक्ट में, यानी 2OH नेगेटिव, इट गिव्स H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन करेगा जो एनोड पर हमारे वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं उनके साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी 2H2O प्लस, अब क्योंकि 2H2O है 4OH इससे रिलीज़ होंगे, और 4OH के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसको साथ जोड़ने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 4OH नेगेटिव, क्योंकि बैलेंस करना पड़ा बच्चों, पहले ये भी हमें ध्यान देना चार्जेस का। 4OH है तो 4OH नेगेटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर हमें प्लस करने पड़ेंगे। अब अगर हम इसको प्लस करें तो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कैथोड रिएक्शन पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हाइड्रोजन के हमारे पास 2H2, OH के भी यहाँ पर 4OH नेगेटिव हो जाएंगे, और जो 4OH नेगेटिव इधर से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर से 2H2O है और यहाँ पर 4H2 हो जाएंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 OH2 इधर रह जाएंगे। तो इधर से OH कैंसिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और 2H2O कैंसिल हो गया। अब सिर्फ बचा क्या, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी फ्यूल सेल की, जिसकी हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज़ हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल को जो बनाने का कंसेप्ट है, मतलब वो क्या है, ताकि क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि उनका कंप्लीट कंबशन नहीं होता।
अब क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो पोल्यूशन भी फैला रहा है और एफिशिएंसी भी हमें कम दे रहा है और एनर्जी का रेगुलर सोर्स भी नहीं है। तो उस हिसाब से इस फ्यूल सेल के ये सब क्या हो जाते हैं, एडवांटेजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पोल्यूशन फ्री वर्किंग। इसकी जो वर्किंग है वो पोल्यूशन फ्री है। कोई भी जो अनबर्न पार्टिकल्स या कार्बन या सल्फर जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में ये पास नहीं होता। देयर इज़ नो हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म इन फ्यूल सेल, हैंस दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। सेकेंड एडवांटेजेस इज हाई एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ पर अनबर्न्ड वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन की कोई बात ही नहीं है। वो दोनों आपस में मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो काफ़ी हाई होती है। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज़ मच हायर देन द कन्वेंशनल सेल। द थर्ड एडवांटेजेस इज continuous source of energy। कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट में उसकी एक रेगुलर सप्लाई है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को देखा जाता है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन उनको बनने में बहुत सालों लाखों सालों लग जाते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हुए हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हुए हैं तो और कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इससे हमें ये डर भी नहीं रहेगा कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है, हमारा जो फ्यूल है वो कभी ख़त्म हो रहा है। हमारे यूज़ करने से बार बार वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। वो क्या होता है, बनता है और हमारे इन्वायरमेंट में वो अपने आप ही बनता रहता है और हमें एक कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी और कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो हमको मिलता रहता है। तो एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूल सेल continuously so long as the supply of the fuel is maintained। तो हमने ये एडवांटेजेस देखे फ्यूल सेल के। एडवांटेजेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा जाता है कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल फ्यूल के ट्रेडिशनल फ्यूल के अगेंस्ट अगर हम इसको देखें तो इसके ये हमारे 3 या और भी कई सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन फ्री वर्किंग। इससे हमारा कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। देन हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में, ये करीब हमको 70 to 80% जो है वो हमको एफिशिएंसी तक हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकता है। और थर्ड इज़ कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्टीन्यूस सोर्स है क्योंकि रेगुलर सप्लाई हमको मिल रही है। इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम कितनी भी ले सकते हैं, तो रेगुलर सोर्स ऑफ जो है एनर्जी है। तो ये हमारे फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस हो गए। अब इसके साथ बच्चों कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेटअप जो है वो काफ़ी, इसका जो सेटअप होता है वो उसको सेट करने के लिए, प्लांट सेट करने के लिए काफ़ी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वहाँ क्रिएट होती हैं। तो सेटअप इज़ डिफ़िकल्ट, उसको इजी नहीं होता है इसको सेटअप को सेट करने के लिए। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेजेस है। अदरवाइज़ इसके मोस्टली क्या है एडवांटेजेस ही हम देखते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में बच्चों आप बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोरोजन क्या है। स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन of metals into their oxides
in the presence of moisture and oxygen। तो हमने देखा किस तरीके से जो है कोरोजन से मेटल्स जो है वो धीरे धीरे अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है अगर वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर जिसके कारण कोरोजन जो है वो बहुत जल्दी से होने लगता है। तो हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। सबसे पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मैटर। रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, क्योंकि मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स जितनी जल्दी मेटल से रिलीज़ होंगे वो उतनी ही जल्दी ऑक्साइड बनाएंगे। यानी मेटल्स जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतना ही ज़्यादा उसको कोरोजन का डर होता है। सो रिएक्टिव मेटल जो है वो जल्दी कोरोड हो सकती है। मोर रिएक्टिव मेटल आर मोर प्रोन टू कोरोजन। देन सेकंड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, कई बार क्या होता है इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में, इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारी मेटल जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का रिलीज़ उसमें जल्दी होने लगता है, उसका कंडक्शन बढ़ जाता है। तो कंडक्शन बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियसली मेटल्स जो है और जल्दी कोरोड होगी। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी एक कारण है कोरोजन का। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ हेल्प टू मेक द कोरोजन टू अकर रैपिडली, इसकी वजह से बहुत जल्दी जो तेज़ी से कोरोजन होने लगता है। देन थर्ड, एयर एंड मॉइस्चर। ये तो हम सब जानते ही हैं बच्चों, इनका एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में मेटल के आने से जो है वो कोरोजन होने लगता है। तो इस कोरोजन को अगर हमें बचाना भी होता है तो हम एयर और मॉइस्चर से उसको दूर करते हैं। यानी मेन फैक्टर्स तो यही हैं, जो कहते हैं ना ट्राइपॉल बनता है इसमें, तो वो मेटल का, एयर का और मॉइस्चर का ही बनता है। तो अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो उसको भी, कोरोड को भी रोका जा सकता है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा क्या है, एयर एंड मॉइस्चर। So, air and moisture are increases corrosion. SO2 and CO2 in air make it more rapidly. Then, fourth is strain in metal. स्ट्रेन इन मेटल, कई बार क्या होता है कि मेटल, लोहे, जैसे एग्जांपल लोहे की पतली पत्ती ही है, अगर हम उसको मोड़ दें तो उसके कॉर्नर पे स्ट्रेन मतलब खिंचाव होने लगता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सबसे पहले कोरोजन उसका होगा, उस पॉइंट का होगा। या कहीं पर स्क्रैच लग जाए किसी लोहे की चीज़ पर, वहाँ हमसे किसी ब्लेड से या किसी और चीज़ से स्क्रैच लग जाए तो तब भी वहाँ पर क्या होता है, उस मेटल पर, उस पॉइंट पर स्ट्रेन फील होने लगता है। तो जिस पॉइंट पर स्ट्रेन फील होगा वहाँ पर मेटल जल्दी से कोरोड होने लगेगी। तो स्ट्रेन इन मेटल इंक्रीजेज कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, areas having bands, dents are more prone to corrosion. Next, presence of electrolyte. क्योंकि कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो केमिकल रिएक्शन भी उतनी ही तेज़ी से होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ कोरोजन और भी तेज़ी से हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोहे की जो कोई भी सामान को सलाइन वाटर में रखें तो उसमें जो कोरोजन है वो प्योर वाटर के कंपैरिजन काफ़ी जल्दी होगा और तेज़ी से होगा।
क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट प्रेजेंट है और सॉल्ट उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी कोरोजन बहुत तेज़ी से होगा। तो बच्चों हमने देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी जल्दी कोरोजन होगा। देन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंस होने से भी कोरोजन बढ़ जाता है। एयर एंड मॉइस्चर, मेटल के एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो है कोरोजन क्रिएट होता है। स्ट्रेन इन मेटल, अगर मेटल कहीं पर स्ट्रेन या स्क्रैच फील कहीं पर वो फोर्स फील कर रही है तो उस पॉइंट पर भी कोरोजन बहुत जल्दी होता है। देन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में कोरोजन रैपिडली होने लगता है, उसकी रेट ऑफ कोरोजन जो है वो बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि रस्टिंग यानी कोरोजन ऑफ आयरन, तो कोरोजन ऑफ आयरन अभी हमने बात करी थी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो जो रस्टिंग प्रोसेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें जैसे एनोड और कैथोड क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऐसे ही इसमें भी एनोड और कैथोड जो है वो बनते हैं। तो किस तरीके से, तो ये प्रोसेस में क्या होता है, द इम्प्योर आयरन, जो इम्प्योर आयरन होता है वो हमारा एक छोटे सेल के जैसा बिहेव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करता है और उस सेल में जिसको हम कोरोजन सेल कहते हैं वो हमारे लिए कोरोजन सेल ही है। तो उस सेल में जो प्योर आयरन है, प्योर आयरन वो एनोड का काम करता है और जो इम्प्योर आयरन है वो कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसमें वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर गैसेस जैसे CO2 ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो हम देखें कि किस तरीके से जो सेल है वो कोरोजन साइट है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करती है। सपोज ये एक आयरन सरफेस है और इस आयरन सरफेस में किसी पॉइंट पर एक हल्का सा स्ट्रेन आ गया है, खिंचाव आ गया, और हम जानते हैं जहाँ पर भी स्ट्रेन फील करे मेटल तो वहाँ पर क्या होने लगता है, वहाँ कोरोजन का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो सपोज इस पॉइंट पर जो है वो स्ट्रेन आ गया और मेटल यहाँ पर कोरोड होने में क्या दिखाएगी, वो जल्दी से कोरोड हो सकती है इस पॉइंट पर। अब इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल ये कोरोजन सेल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो कोरोजन सेल में जो एनोड काम है, जो अंदर वाला आयरन है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो प्योर है। तो अंदर वाला जो आयरन है वो आयरन हमारे लिए एनोड का काम कर रहा है और जो बाहर वाली सरफेस है, बाहर वाला आयरन, क्योंकि तो पूरा ही आयरन है, तो बाहर वाला जो आयरन है वो आयरन हमारे लिए कैथोड का काम कर रहा है, क्योंकि वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ रखा है, उसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सपोज ये इन्वायरमेंट है, उसके चारों तरफ का ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, मॉइस्चर तो है ही, मॉइस्चर में घुली हुई ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी हो सकती हैं जैसे CO2 वगैरह, ये सब गैसेस भी इसमें घुली हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हुआ, वो मॉइस्चर हुआ जिसमें ऑक्सीजन या CO2 गैसेस जो हैं घुली हुई हैं, वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब कैथोड पर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, एनोड से। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। तो एनोड पर हमारा कौन है, Fe। तो Fe से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, तो Fe से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे तो Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe+2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किधर मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके कहाँ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पर कौन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल तो है ही क्योंकि सरफेस पर है, तो वाटर मॉलिक्यूल और एसिडिक मीडियम बना रहा है। CO2 गैस जो है वो एसिडिक मीडियम बना रहा है। इसमें एक जो सबसे पहले जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, वो जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हमारे H2O मॉइस्चर में जो घुली हुई CO2 है, वो जो CO2 है वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रही है, और कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होकर के H+ + CO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है।
यानी इस रिएक्शन से जो है वो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई कैथोड की। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव था उसने इन्वायरमेंट को एसिडिक किया, इलेक्ट्रोलाइट को एसिडिक किया। तो कैथोड पर हमारे कौन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्लस एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने थे, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड पर रिएक्ट कराएंगे और 2 ही H पॉजिटिव रिएक्ट कराएंगे। और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और इन सब के मिलने से क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो मेटल का कोरोजन करता है। इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इस आयरन में रेस्टिंग होती है। ये वाला जो इन्वायरमेंट का वाटर था वो डायरेक्ट इसको कोरोड नहीं करता, वो पहले अपना कैथोड पर एक अपना वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल आयरन +2 के साथ मिलकर के उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हमारा पूरा सेटअप था बच्चों, इसका फिगर से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर इसमें ये आयरन सरफेस है, आयरन मेटल है। आयरन मेटल में अंदर वाली जो मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रही है वो प्योर मेटल होगी। तो प्योर मेटल जो है, ये प्योर मेटल है हमारी, ये एनोड का काम करेगी। और जो इम्प्योर मेटल जो इसका मतलब जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो कैथोड का काम करेगी। इम्प्योर मेटल कैथोड का काम कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन या CO2, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन सेल। इसका नाम है कोरोजन सेल, क्योंकि इस प्रोसेस में कोरोजन हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन एनोड पर और कैथोड पर हुई। तो एनोड की रिएक्शन हमने देखी। एनोड पर क्या था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए Fe मेटल से, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड पर जो एनोड से लिखते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर ऑलरेडी मीडियम को क्योंकि एसिडिक किया है कार्बोनिक एसिड ने, तो वहाँ से मिले हुए H पॉजिटिव प्लस एनोड से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन, इट गिव्स अ वाटर मॉलिक्यूल, वो एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब एनोड और कैथोड की तो रिएक्शन हमने देख ली। अगर हम इसको प्लस करें तो Fe प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2, इट गिव्स Fe2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन तो हो गई बच्चों कोरोजन सेल के लिए। एनोड और कैथोड की जो कंप्लीट सेल है, कंप्लीट रिएक्शन है वो ये होगी। लेकिन ये अभी रेस्टिंग रिएक्शन नहीं है। अब इसके बाद रेस्टिंग फार्मूला, ये रेस्टिंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो रेस्टिंग के लिए रिएक्शन कैसे होगी कि एनोड से मिले हुए Fe2 पॉजिटिव और कैथोड की जो ऑक्सीजन गैस है, अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है और इस कैथोड पर बने हुए H2O जो है ये आपस में जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये फॉर्म करते हैं Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। ठीक है, 4H पॉजिटिव आयन ये इसे फॉर्म कर रहा है। अब ये जो हमारा ऑक्साइड बना है ये वाटर के साथ मिलकर रस्ट फॉर्म करेगा।
यानी Fe2O3 प्लस XH2O, इट गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ये हमारा फॉर्मूला है रस्ट का। तो हमने देखा बच्चों किस तरीके से जो हमारे कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव कर रहा है, जिसको हम कोरोजन सेल बोलते हैं। और इसमें जो प्योर मेटल है या प्योर आयरन है वो एनोड का, जो इम्प्योर आयरन है वो कैथोड का, और जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन और वो है CO2 वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रही है। सबसे पहले एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, फिर वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन है और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों के कांटेक्ट में आने पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और फिर एनोड से मिली हुई Fe2+ और कैथोड से मिली हुई वाटर आपस और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों आपस में जुड़ करके फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो फेरिक ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आकर के क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म कर रहा है। तो इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। किस तरीके से हम कोरोजन को बचा सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड है हमारा बैरियर मेथड, यानी बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोजन लगने के लिए 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला मेटल, दूसरा एयर और तीसरा वाटर या मॉइस्चर। और इन तीनों, जब ये तीनों कांटेक्ट में आएंगे तभी क्या होता है, कोरोजन होता है। तो अगर इन तीनों में से एक भी हट जाए तो कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यही बैरियर मेथड है कि इनको कांटेक्ट में नहीं आने देना है, बैरियर लगा देना है वहाँ पर, ताकि ये तीनों कांटेक्ट में ना आ पाएँ। और चाहे मेटल और एयर के इसमें, जैसे मेटल में अगर कवरिंग कर दी जाए किसी चीज़ की तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसका कोरोजन भी नहीं होगा। तो यही बैरियर मेथड है। और बैरियर मेथड कैसे किया जा सकता है, मेटल के ऊपर कुछ अप्लाइड करके। जैसे क्या क्या अप्लाइड कर सकते हैं हम, पेंटिंग by paint or by greasing और ऑयलिंग या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमने स्टार्टिंग में भी डिटेल में पढ़ा था इस चैप्टर के। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, मेटल की सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर जिंक की लेयरिंग कर दी जाती है। तो ये इन मेथड से हम मेटल को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा लेते हैं, बैरियर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे इसका बैरियर प्रोटेक्शन हो जाता है। देन सेकेंड इज सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड, जिससे नाम से ही क्लियर हो रहा है, सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफाइस कर देना, यानी एक मेटल को बचाने के लिए किसी दूसरी मेटल को सैक्रिफाइस करना है, और दूसरी मेटल वही होगी जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो अगर किसी आयरन को अगर हमें बचाना है तो आयरन के ऊपर उससे भी ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल को हम लेयरिंग करते हैं, तो अब किसका कोरोजन होगा, उस मोर रिएक्टिव मेटल का हो जाएगा, ना कि आयरन का। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड। ठीक है। तो in this method, iron surface is covered with a more electropositive metal than iron, which gets oxidized in the preference of iron. In such a situation, the more electropositive metal loses electron instead of the iron, and thus the metal is sacrificed at the cost of iron. Next, third point is electrical protection. इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी एक तरीके का सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है। इसमें क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं, एनोड से। तो जो एनोड पर प्रेजेंट होगा उसका कोरोजन बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ हमें एनोड पर किसी दूसरी मेटल को लेना है, और कैथोड पर जिसको हमें रस्टिंग से बचाना है उस मेटल को हमें कैथोड पर लेना है। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे
तो कोरोजन किसका होगा जो एनोड पर है, यानी अदर मेटल का होगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस ऑफ आयरन टैंक्स। जो अंदर पानी के लिए हम ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइंस हम दबाते हैं, उनका प्रोटेक्शन जो है वो इस मेथड से किया जाता है। In this method, the exposed surface of the iron protected by the connected it to a block of some active metals such as magnesium, aluminium or zinc. This more electropositive metal act as anode or lose electron in the preference of iron. The iron surface act as cathode. This method therefore is called the cathodic protection. इसीलिए इसको cathodic protection भी बोला जाता है। तो बच्चों हमने देखा कि प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला बैरियर प्रोटेक्शन, देन सैक्रिफिशियल मेथड एंड देन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है वो कंप्लीट होता है।